नमस्कार। पिछले दिनों तारिक फ़तेह और धूर्तता के एक बड़े प्रतीक बन चुके जावेद अख्तर में भिड़ंत हो गई। जावेद अख्तर का इल्ज़ाम था कि तारिक फ़तेह उस वीडियो को अपने ट्विटर से पोस्ट कर रहे हैं जिसमें एक फल विक्रेता के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो फलों के ऊपर पेशाब के छींटे मार रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि तारिक फ़तेह को इस वीडियो की जांच कर लेनी चाहिए थी। बहरहाल तारिक फ़तेह हैं। जावेद अख्तर जैसे न जाने कितने आए कितने गए, लेकिन तारिक फ़तेह का मुकाबला वो क्या करेगा। तारिक फ़तेह हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, वो पाकिस्तान में पैदा हुए और इसके बाद कई मुल्कों में रहे। फ़िलहाल वो मौजूदा वक्त में कनाडा में रहते हैं। हिंदुस्तान में आते रहते हैं, अक्सर हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब हिंदुस्तान में नहीं रहते तो उस वक्त वो टेलीविज़न के ज़रिए हिंदुस्तान के तमाम जो समसामयिक विषय हैं उनके ऊपर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। यहाँ हम पहले जावेद अख्तर की बात करेंगे। जावेद अख्तर का एक लंबा करियर रहा है बतौर स्क्रिप्ट राइटर और लिरिसिस्ट, और जावेद अख्तर ने बड़ा संघर्ष किया जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो वालिद थे वो भी गीतकार थे, बम्बई में रहते थे, साहिल लुधियानवी के बड़े दरबारी हुआ करते थे। अपनी बीवी और बच्चों को हमेशा उन्होंने उपेक्षित किया, कभी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। जावेद अख्तर मुंबई में आए, बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने खुद अपनी तरकश में लिखा कि मुंबा देवी की जो पहाड़ी उसमें वो नशेड़ियों के साथ रहा करते थे। सुबह से लेकर शाम तक का जो वक्त हुआ करता था उसमें वो अपनी जेब में जो चने सुबह सुबह भर लिया करते थे, उसी के दम पर आगे अपना टाइम काटा करते थे। फिर जावेद अख्तर को मौका मिल गया, उनकी शादी हो गई। उनकी बीवी बाल कलाकार थी और उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक जावेद अख्तर को ढोया। फिर जावेद अख्तर जो है वो शबाना आज़मी के हो गए। जावेद अख्तर का जब तक काम चला सलीम के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग में तो वो उनके साथ रहे। फिर अचानक जावेद अख्तर ने सलीम को छोड़ा और अपना गीतों का सिलसिला शुरू किया। और स्क्रिप्ट राइटिंग में तो खैर पता ही है, हॉलीवुड की सारी फिल्मों को हिंदी में करके लिख दो, डायलॉग लिख दो, स्क्रीन प्ले लिख दो। ऐसे गीतों में होता है। गीतों में ये होता है जो पुराने गीतकार हैं उसकी पैरोडी पे आगे गाना लिखो। जैसे गाना है 1942 लव स्टोरी का कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो कहीं ना कहीं कोई एक जोश मलियाबादी का कोई गाना था, उन्होंने कोई लिखा था फिल्म के लिए, उसी के ऊपर आधारित है। बहरहाल इस तरह का जो इंस्पिरेशन है वो तो सभी गीतकार लेते हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जावेद अख्तर का जो जनता के साथ वास्ता पड़ा, जो आम लोगों से रूबरू हुए, वो उसे हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। वो प्रीतिश नंदी के साथ एक शो में आए जिसमें प्रीतिश नंदी और मिल के सबके इंटरव्यूज़ किया करते थे। एक मशहूर इंटरव्यू उन्होंने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का किया, जिसमें बड़ी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म के साथ वाजपेयी से सवाल किए जावेद अख्तर ने। जब वाजपेयी जी ने जावेद अख्तर से ये कहा कि कुछ जो मुस्लिम संस्थान हैं मदरसे टाइप के, उनमें ऐसी एजुकेशन दी जाती है, तो जावेद अख्तर ने बड़े ही ढीठता वाले लहजे में कहा आपके यहाँ भी वो शिशु मंदिर हैं, बाल मंदिर हैं, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जावेद अख्तर यहाँ पर संभले। जावेद अख्तर ने यहाँ पर एक नया रूप लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब हुए। वो एक शो था जिसका नाम था फेम गुरुकुल, वो उसके जज बनकर आए और पहली बार जो आम लोग हैं उन्होंने जावेद अख्तर को सही से देखा। इससे पहले बहुत कम लोग नाम जानते थे, वैसे भी जो लेखक होता है उसको कौन जानता पहचानता है। सलीम जावेद बेशक एक स्टार राइटर जोड़ी थी, लेकिन फिर भी आम जनता से उनका कोई ख़ास वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन फेम गुरुकुल से जब लोगों ने, दर्शकों ने देखा कि भाई ये आदमी तो बड़ा ज़हीन किस्म का है, इसकी जो विचारधारा है बड़ी राष्ट्रवादी टाइप की है, ये तो बड़ा कट्टरपन से अलग किस्म का आदमी है। फिर जो दूसरी ये डिबेट्स वगैरह में जाना या फिर सेमिनार्स में जाना, वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी बातें, कहीं राज्यसभा में चुने गए, उनकी बीवी पहले थी फिर वो भी चुने गए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये है जिसको मिलता है सब कुछ मिलता है, जिसको मिलता कुछ भी नहीं मिलता। राज्यसभा में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहीं, एक दो अच्छे भाषण दिए, विदाई भाषण भी अच्छा था और कॉपीराइट्स को लेकर भी एक अच्छा भाषण दिया। इसके अलावा उन्होंने वो जो
जो मुस्लिम पार्टियां थी उनके लिए कहा कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। यूपी में जब कई पार्टीज़ आई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो ओवैसी की बुराई की, कहा कि ये एक शहर का नेता, शहर में भी एक मोहल्ले का नेता, और कहा कि मैं भारत माता की जय कहूँगा, कौन मुझे रोकता है, मैं वंदे मातरम कहूँगा। तो लोग बड़े खुश हुए। लोग कहे ये तो बड़ा ही राष्ट्रवादी किस्म का आदमी है, और लोग बेवकूफ़ बने, और उन लोगों में हम जैसे बेवकूफ़ भी शामिल थे। हमें लगा यार ये तो बड़ा बेहतरीन आदमी है। लेकिन और क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि लोग मासूम होते हैं, धूर्त लोगों को वो समझ नहीं पाते। या तो कोई बहुत बड़ा विद्वान टाइप का हो जो सियासत को समझता हो, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हो, वो भी मात खा जाता है। अब जावेद अख्तर, अरविंद केजरीवाल, इन जैसों को समझना अच्छे तुर्रम खां के बस की बात नहीं है। तो आम जनता बेचारी क्या करती। जावेद अख्तर का जो असल रूप सामने आया है वो आया महज 6 महीने पहले। ये जो CA के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हुआ, इसमें जावेद अख्तर के बेटे ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की। बेटे ने तो कश्मीर का गलत नक्शा पोस्ट कर दिया, उसे पता ही नहीं था कि विषय क्या है। उन्होंने पूछा आगे बस मुंह उठा के, और जावेद अख्तर ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका जो ये CA के नाम पर आपका वोटिंग राइट छीन लेंगे, ये कर लेंगे। जबकि जावेद अख्तर जैसे आदमी का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो आम मुसलमानों को समझाए कि भैया इसका तुमसे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो जो हिंदुस्तान से बाहर के जो लोग आएंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या और दूसरे जो देश हैं, वहाँ से जो लोग आएंगे उन्हें शरण दी जाएगी, और इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, उसको अपना एजेंडा पूरा करना था, क्योंकि अब एक तिलमिलाहट हो रही थी कि यार ये बहुत हो गया ये ढोंग। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करके जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ कि जो अपने लोग हैं वो याद रखें। लेकिन जावेद अख्तर की अब एक बड़ी बदकिस्मती रही कि वो गलत आदमियों से भिड़ गया। पहले सुमनिम स्वामी से, और फिर तारिक फ़तेह से। आप फिल्मबाजी में इनसे आगे हो सकते हो, गीत वीत लिख सकते हो, लेकिन जहाँ तक बौद्धिकता का सवाल है, बौद्धिकता के मामले में, सियासी समझ के मामले में और इतिहास के मामले में आप सिफर उनके सामने। क्या हैसियत है आपकी? आप अपने लोगों में बैठ के उर्दू के 2-4 कपलेट पढ़ने के बाद सोचते हैं कि आप बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। आप हिंदुस्तान के 2 बड़े लोगों से, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हमारे लिए तो तारिक फ़तेह भी हिंदुस्तानी है। वो खुद अपने आप को भारतवर्षी कहता है, सही है। तो अब आपकी भिड़ंत होगी गलत लोगों से। अब जहाँ रहा सवाल तारिक फ़तेह का, तो वो अभी तो शुरुआत हुई है। तारिक फ़तेह जावेद अख्तर की धज्जियाँ बिखेरेगा, और इसकी अगर लोगों ने देखा हो तो हमें इसकी झलक देखने को मिली जब आज तक के एक अभी प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले तारिक फ़तेह और जावेद अख्तर का आमना सामना हुआ। तो तारिक फ़तेह जैसा आदमी जो कई बीमारियों से जूझा हुआ है और शारीरिक रूप से भी कोई ज़्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन वो फिर अपने एक आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था। इधर जावेद अख्तर कभी सर पे बार बार जो सर के बाल हैं उनमें हाथ मार रहा, पानी पी रहा। यानी कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो गया कि भैया नहीं, गलती हो गई है, अब क्या करें। गलती को समेटने की बजाय वो रायता और फैलाया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तारिक फ़तेह अभी पता नहीं कि पहली बार कब हिंदुस्तान आए थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में तारिक फ़तेह हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके दिलों में छा गए हैं। जो तारिक फ़तेह की बात है, बार बार ये कहना कि भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू धर्म को की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, धर्म का सम्मान करता हूँ, तो और वो तमाम बातें कहनी जो भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के गौरवशाली अतीत को दिखलाती हैं, उससे लोग खुशी होते हैं। भाई ठीक है, एक आदमी जो हिंदू नहीं है, जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं हुआ है, वो हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहा है, हिंदुस्तान की जो रिवायत है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसका सम्मान कर रहा है, उसकी खुले दिल से प्रशंसा कर रहा है, तो लोग क्यों ना खुश हों। लोग तो खुश होंगे ही। इसी वजह से तारिक फ़तेह तमाम अरबन नक्सलियों के और जो हिंदुस्तान का जिन्नावादी मुसलमान है जो रह गया था हिंदुस्तान में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम जिन्नावादी रातों रात वामपंथी बन गए। और इसके अलावा इसने तारिक फ़तेह ने और भी कई चीज़ें लोगों को बताई, जैसे कि मौलाना आज़ाद के बारे में बताया कि मौलाना आज़ाद का असल रूप क्या था, वो भी उनका भी एक छुपा हुआ एजेंडा था, उन्होंने सब बताया। और कुछ ऐसी बातें बताई जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता था। उन्होंने खालिस्तानियों की बड़ी आलोचना की और कहा कि भैया इन्हें पंजाब में चाहिए, वो हिंदुस्तान वाला जो पंजाब है उसमें खालिस्तान चाहिए, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें इन्हें कोई खालिस्तान वगैरह नहीं चाहिए। इसके अलावा तारिक फ़तेह ने जो उर्दू का सांप्रदायिक कनेक्शन है उसे दुनिया के सामने उजागर किया।
उर्दू ने किस तरीके से पाकिस्तान की तमाम भाषाओं को ख़त्म करने की कोशिश की, और उर्दू के नाम पे क्या शेर व शायरी होती है, बड़ी मीठी बड़ी शीरी ज़बान है और इसकी बड़ी सेकुलर पोइट्री है। इसके नाम पर जो एजेंडा चलाया गया उसको तार करने का काम तारिक फ़तेह ने किया। इसके अलावा तारिक फ़तेह ने जो एनआरआईज़ हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों पे अटैक किया है। जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो एनआरआईज़ बाहर रहते हैं, कि उनकी क्या ज़हनीत है, उनका भारत से कोई वास्ता नहीं है, धर्म से कोई वास्ता नहीं है, बस बेटा एमबीए करके, बच्चे एमबीए करके या कोई दूसरी डिग्री हासिल करके बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में जॉब कर लें, बेटे की शादी गोरी छोकरी से हो जाए, तमाम बातें कही। तारिक फ़तेह ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ने की भी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बिना सिंध के हिंद नहीं है, बलूचिस्तान और आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सब लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि सारे का सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान से नफ़रत करता है। एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में भी है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। तारिक फ़तेह ने हमेशा अखंड भारत की वकालत की है। उन्होंने जो भारतीय संस्कृति के बड़े केंद्र हैं उन्हें दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति है, पाकिस्तान तो महज 70 बरस पहले बना है। और यही वजह है कि लोग तारिक से बहुत चिढ़ रहे हैं। और तारिक फ़तेह से केवल वही चिढ़ते हैं, वही नफ़रत करते हैं जो अंदर खाने हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं। जो आदमी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, भारतवर्ष का सम्मान करता है, हमारी जो विरासत है उसे मानता है दिल से, तो उन्हीं के दिल में जब तारिक फ़तेह इसकी हिमायत में बोलते हैं तो एक जलन की भावना पैदा होती है। इसलिए वो तारिक फ़तेह से बेहद चिढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान में पसंद किया जाए वो कभी हमारा सगा नहीं हो सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुस्तान के लिए अच्छी भावना रखते हैं और अपने आप को ये 60, 50, 40 साल के दायरे में ना बांधकर हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी सभ्यता से जोड़ते हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो सरहद के उधर ही क्यों ना हो। तारिक फ़तेह भारतवर्ष जो है, जो उनके पूर्वजों की भूमि है, उसका कर्ज अपने ही तरीके से चुका रहे हैं। वो जिस तरीके से धूर्तों की पूरी धूर्तता को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके विपरीत जो जावेद अख्तर है, वो हमेशा मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरे बच्चे किसी धर्म को नहीं मानते। अगर आप और आपके बच्चे किसी धर्म को ना मानते तो आपके बेटे का नाम फ़रहान की बजाय कुछ और होता और बेटी का नाम भी ज़ुआ की बजाय कुछ और होता। वो हिंदुस्तानी नाम होता, वो भारतीय नाम होता। नाम भी आप अरबी रखेंगे, काम भी आप अरबों वाले करेंगे और हिंदुस्तान को हर जगह ज़लील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक लबादा ओढ़ लिया कि मैं नास्तिक हूँ। अरे नास्तिक हो तो क्या तुम्हें कोई ट्रॉफ़ी मिल गई? नास्तिक हो तो क्या तुम कोई बहुत बड़े आदमी मिल गए? सही बात तो यह है कि नास्तिकता का फ़र्जी लबादा ओढ़ कर आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ बोलें, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलें। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान में जो एक समुदाय विशेष है, उसके नौकरी पेशा लोग, चाहे वो सरकारी में हो या निजी मुलाजमत में हो, या वो लोग जो सिस्टम की मेहरबानियों की बदौलत संपन्न बने हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हों। उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए पता नहीं मोहब्बत क्यों नहीं है। वो जो कुछ उन्हें मिल रहा है, जो कुछ उन्हें ऐश्वर्य और संपन्नता का आशीर्वाद मिल रहा है, उसे तो वो अपनी सलाहियत का सदका मानते हैं। इस देश का, इस देश के लोगों का वो बिल्कुल भी कोई एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। जावेद अख्तर ने हमेशा नास्तिकता का लबादा ओढ़कर हिंदू धर्म और परंपराओं की जो रक्षण करने वाले संस्थान हैं उनका अपमान किया है। उसको हमेशा अपना एक एजेंडा चलाते हुए उन तमाम संस्थानों को, उन तमाम लोगों को हमेशा अपमानित करने का प्रयास किया है। अभी हाल फ़िलहाल में ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का कोई अध्यक्ष है, नाम मैं इसका जानता हूँ लेकिन 2 कौड़ी के आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करता। उसने कहा है कि वो हिंदुस्तान की शिकायत अरब देशों से करेगा। इस अहमक को, इस मूर्ख को, इस कम अक्ल को इस बात का इल्म नहीं है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर भी हिंदुस्तान को परास्त नहीं कर सकते। नहीं मालूम इस ऐसे लोगों को, इसलिए ये हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। एक वो है जो इंदौर का है, काला नाग, वो कहता है कि हमेशा कि मैं ये कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है और हम यहाँ पे
मकान मालिक नहीं है, ये हमारा ज़ाती मकान नहीं है, हम किराएदार हैं। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, हाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश उनके बापों का है। अरे हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का हो या ना हो, हिंदुस्तान हमारे बाप का हो या ना हो, इसमें क्या है? हिंदुस्तान सभी का है। हिंदुस्तान किसी के बाप दादे की विरासत वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान कोई प्रॉपर्टी है, जायदाद है। हिंदुस्तान मजाक बना रखा है। एक शायरा है, उसका नाम क्या लूँ, वो गई पाकिस्तान में, उसने कहा कि तुमको मिला दिन का उजाला, हमको मिला रातों का अंधेरा। एक और है बशीर बद्र नाम का, उसने वहाँ पे जाके एक शेर पढ़ाई कहते हैं, और उसने एक शेर पढ़ा और कहा कि ये एक अलामती शेर है, मैं इसे जहाँ से आया हूँ मतलब हिंदुस्तान से, वहाँ नहीं पढ़ सकता कि वो कि फाख्ते मतलब कबूतर फाख्ते की मजबूरी देखिए, कह भी नहीं सकता कि किसने रखा घोंसले में सांप। बताइए इस तरह की जहनीत है। जिस देश ने इज़्ज़त दौलत शोहरत मान सम्मान सब कुछ दिया, एक मौका मत छोड़ना उसके ख़िलाफ़ जहर उगलने में। तो जावेद अख्तर को कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, भाई बहुत धूर्त आदमी है और ऐसी बात नहीं है, काबिल आदमी भी है, लेकिन जब आपकी काबिलियत के ऊपर धूर्तता का मुलम्मा चढ़ जाए तो उस वक्त आपकी जो काबिलियत है ना वो गई भाड़ में। लेकिन अब जावेद अख्तर को इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि भाई ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। बहुत दिनों से कि जो झूठी इमेज बनाई थी वो तार तार हो गई। अब अभी तारिक फ़तेह से पंगा हो गई तो और ऐसी करेगा। इसके अलावा जहाँ तक जो कट्टरपंथी मुसलमान है, और मैंने कट्टरपंथी नहीं कहता, जो दाढ़ी वाला, जो टोपी वाला है, जो दीन ईमान की खुलकर बात करने वाला है, वो आदमी ख़तरनाक नहीं हो तो अपनी बात सही कह रहा है। लेकिन जो चिकना चुपड़ा कोट पैंट टाई वाला है, ये पाकिस्तान के आंदोलन के ज़माने से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़माने से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक छुपा हुआ एजेंडा चला रहा है। कोई लौंडा कहता है वहाँ जेएनयू में पढ़ के कि मैं गर्दन वो चिकन नेक तोड़ देंगे, असम को हटा देंगे, और अलग अलग किस्म के लोग हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, लेकर रहेंगे और मर कर रहेंगे और ये कर देंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और तमाम तरह की हिंदुस्तान मुखालिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन जावेद अख्तर की तो बड़ी अच्छी इमेज थी, बड़ा लोग मानते थे, बड़ा सम्मान करते थे, कहते भाई बड़ा आदमी, बड़ा दानिशमंद है, इसकी मिसाल देते थे। लेकिन अब क्या करें, अब जो है अच्छा जो लोग पसंद करते थे वो नाराज़ हो गए। अब जो समर्थन करेंगे उनकी क्या हैसियत है, वो तो मिट्ठे बन अरबन नक्सली है, उनका तो खुद का एजेंडा है, वो तो जावेद अख्तर की जगह खुद बनना चाहते हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि उन्हें मुसलमानों का नेता तस्लीम कर लिया जाए। बहरहाल हम छोड़ते हैं जावेद अख्तर की, हम बात करते हैं तारिक फ़तेह की। तारिक फ़तेह भारतीयों के नायक हैं। तारिक फ़तेह ने हिंदुस्तान में इतनी मकबूलियत और इतना प्यार हासिल कर लिया है कि उनके पास इतनी पूंजी हो गई है कि अब उन्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नज़र आते हैं। जो उनका अपना देश है पाकिस्तान, वहाँ उन्हें बहुसंख्यक गालियाँ बकते हैं, इस तरीके से वहाँ तो मशहूर हैं। और हिंदुस्तान में का जो बहुसंख्यक है वो उन्हें मोहब्बत करता है। यानी कि एक छोटे मुल्क की जो बहुसंख्यकों की गालियाँ हैं वो दूसरे बड़े मुल्क के बहुसंख्यकों की मोहब्बत से कट जाती है, और कट क्या जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहती है। इसलिए तारिक फ़तेह को कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कहा है कट्टरता के ख़िलाफ़। उन्होंने जो यूरोप में और अमेरिका में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका जो असल चेहरा है, जो उनकी हिमायत है जिहाद को लेकर, कट्टरवादी संगठनों को लेकर, आतंकवादी संगठनों को लेकर, वो अपने घर की जो लड़कियां हैं उनका वो यूरोपियन, अमेरिकन या गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाती हैं ISIS वालों के लिए सेक्सलेस बनकर, तो उससे उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये इन सबको तारिक फ़तेह ने ही दुनिया के सामने रखा है। बहुत कम लोग जानते थे कि कहाँ सिंध, कैसे मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, कैसे मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान बाबा कौम कहता है, और जिन्ना ने कहा था कि भाई पाकिस्तान की तो शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। और इसके अलावा तारिक फ़तेह ने हमेशा ये कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया भर के मुसलमानों के जो और देश हैं उनके मुकाबले हिंदुस्तान एक स्वर्ग की तरह है। लेकिन और इसके अलावा जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो जिसकी वजह से चिढ़ता है जो जिन्नावादी मुसलमान है, क्यों चिढ़ता है, असल में एक उनके दिमाग में एक बात डाल दी गई कि आप ये डायलॉग मार दीजिए तो इससे सामने वाला जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाए। कहते हैं हम हिंदुस्तान में बाई चॉइस है,
अब जो बाई चॉइस का मतलब आम जो हिंदुस्तानी वो समझता नहीं है, वो कहता है भाई बाई चॉइस अच्छी बात है, ये तो हिंदुस्तान से गए नहीं, बाई चॉइस है। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी थ्योरी है कि बाई चॉइस कैसे थे, 99% लोगों ने वोट तो पाकिस्तान के लिए दिया था। अब इस बात को लेकर तारिक फ़तेह बैठ जाता है टेलीविज़न पर सबके सामने, बस अंदर से जो है वो जो डायलॉग मारेंगे, नहीं अच्छा चुनने वाले क्या कहते हैं, आप हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई पाकिस्तानी जो है वो हम हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ कुछ कहे। वाह बेटा, मतलब तुम हिंदुस्तान के धर्म के ख़िलाफ़ बोलो, हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ बोलो, बहुसंख्यकों का अपमान करो, भारतीय जो विरासत है उसका कभी भी कोई सम्मान मत करो। अब बाहर का आदमी, जिसे आप बाहर का कह रहे हैं, हम तो बाहर का नहीं मानते, उसे वो सम्मान करता है तो आप उसे गद्दार करार दे दो। बस उसका यही तो कसूर है कि वो हिंदुओं की तारीफ़ करता है, हिंदुस्तान की तारीफ़ करता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की तारीफ़ करता है, हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारा खान पीन है, जो हमारे तौर तरीका है, जो हमारी बातचीत है, उन सबका सम्मान करता है। इसलिए वो आपके दिल में कांटे की तरह चुभता है, यही उसका सबसे बड़ा कसूर है। और इसकी कुछ मिसालें कि तारिक फ़तेह जैसे आदमी के साथ कैसा सलूक किया जाता है हिंदुस्तान में। वो जश्न एकता में गया बेचारा, बूढ़ा आदमी, एक हाथ में वो बैसाखी का उसका बैत का सहारा है, उसकी टांगों पे मारा गया। और वहाँ कौन थे वो नौजवान लड़के लड़कियाँ, उनके दिमाग में चर्बी चढ़ रही है, पुलिस फोर्स की 2 गाड़ियाँ जाकर उनकी सारी चर्बी उतार देगी, और एक दिन तो उतरनी है, खैर बहरहाल उसमें क्या है। और जब वो टीवी डिबेट में तारिक फ़तेह बैठते हैं तो अनपढ़ जाहिल 2-2 टके के लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ एक से बड़ी अभद्रता से बात करते हैं। लेकिन वो आदमी सहरा क्या फ़र्क पड़ता है, वो जानता है कि इन चंद लोगों की गालियाँ, जितनी मुझसे नफ़रत करेंगे चंद लोग, इतना मैं बहुत ज़्यादा मकबूल हूँगा, और मकबूलियत हिंदुस्तान में हासिल भी हो गई है। बहरहाल कनाडा में रह रहे तारिक फ़तेह को इस बात के लिए बेहद खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान के 110 करोड़ से ज़्यादा लोग उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और वो हमेशा भारत माता के एक अच्छे बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। और जब भारत के जो राष्ट्रवादी हैं उनका ज़िक्र होगा तो उसमें एक ऐसे आदमी का नाम भी हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा जो भारत में पैदा तो नहीं हुआ था, भारत मतलब 1947 वाले से बाद वाले भारत में वो पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने हमेशा उसकी तारीफ़ की, वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। और यही वजह है कि तारिक फ़तेह हमेशा इस देश के लोगों के द्वारा याद किए जाते रहेंगे। उनकी ज़िंदगी में एक ही गलती थी, और वो ये थी कि उन्होंने कई मरतबा ये कहा कि जावेद अख्तर बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उनसे ये गलती हुई थी। अब बहुत जल्दी उन्होंने अपनी गलती का परिमार्जन कर लिया, और आने वाले वक्त में वो जावेद अख्तर जैसे न जाने कितने जो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए हैं उनका असल चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।